Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. Welcome to MDCAT Reconduct Test Session by Prement.pk. This is Tehreem Gardezi here, and today we will be doing the discussion for the chapter Support and Movement and Variation and Genetics. So let's start with the first MCQ. It is major portion of connective tissue is. So when we talk about the major portion of connective tissue, it is collagen. ठीक है मुझे बताओ collagen की nature क्या होती है? It is प्रोटीन लिपिड कार्ब न्यूक्लिक एसिड व्हाट इज इट ठीक है ये चीज चैट बॉक्स में लिख के बताओ अल्फा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बोन्स एंड कार्टिलेज सो स्टेटमेंट उसने दी हुई है ठीक है नीचे और द क्वेश्चन इज बेसिकली इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बोन्स एंड कार्टिलेज की फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है बोथ कंटेन लिविंग सेल्स तो डेफिनेटली दोनों के लिविंग सेल्स होते हैं बोन के मैच्योर लिविंग सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है एंड कॉन्ड्रोसाइट्स आर बेसिकली द लिविंग सेल्स ऑफ cartilage both contain various type of living cells so if we talk about bone so yes bone has osteocytes ठीक है that are basically the mature bone cells then they have osteoclast and osteoblast the bond forming and bond dissolving cells ठीक है बट अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कॉन्ड्रोसाइट्स ही सेल होते हैं उसके ठीक है सो बोथ डू नॉट हैव वेरियस टाइप ऑफ लिविंग सेल्स आपके पास जो बोन है उसके तो 3 टाइप्स होते हैं बट कार्टिलेज के दैट्स ओनली 1 टाइप ठीक है सो दिस इज नॉट ट्रू बोथ हैव ग्राउंड मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन यस बोथ आर द पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन दैट्स आल्सो एब्सोल्युटली राइट सो बीटा इज द करेक्ट आंसर which of the following is the separation point between two sarcomeres so when we talk about the separation point between two sarcomeres अगर मैं यहाँ पे draw करके दिखाऊं तो ये ऐसे करके मेरे पास this is the thick filament ठीक है this is the thick filament और यहाँ पे आपके पास present होता है thin filament ठीक है लाइक दिस अभी ओवरलैप कर रहा है और दीज आर बेसिकली जी लाइंस आर बेसिकली सेपरेटिंग द टू सार्कोमियर्स सेंटर में आपके पास एक लाइन होती है जिसको कहते हैं एम लाइन ठीक है और आपके पास ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है थिक बैंड की दैट इज नोन एज एज जोन ठीक है बाकी आपके पास दिस एंटायर लेंथ इज नोन एज ए बैंड द एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट दैट इज नोन एज ए बैंड ठीक है और आपके पास द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ थिन फिलामेंट जो जहां सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है उसको आई बैंड कहा जाता है ठीक है सो आई बैंड आपके पास दैट इज बेसिकली द पोर्शन दैट इज ओनली यू नो ओनली the portion which only has a thin filament that is I band अगर हम A band की बात करें तो A band is the entire length of thick filament और अगर हम H zone की बात करें that is the personal property of thick filament ठीक है तो आपके पास which is the separation point between two sarcomeres that is Z line ठीक है this and this these two lines are Z lines and they basically separate two sarcomeres ठीक है so Z line is the correct answer sarcolemma is a membrane around so when we talk about sarcolemma it is the membrane around muscle fiber जो muscle fiber की membrane होती है ना उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है sarcolemma ठीक है नेक्स्ट इज द टेटनस इज एन इन्फेक्शन ऑफ तो अगर हम टेटनस की बात करते हैं दैट इज एन इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम बीटा ओवरलैपिंग ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट अकर्स इन तो आपके पास थिक और थिन फिलामेंट ओवरलैप कहाँ कर रहे होते हैं आई बैंड के अंदर क्योंकि एच जोन इज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बैंड ठीक है थिक फिलामेंट की पर्सनल प्रॉपर्टी है वहां पे थिन फिलामेंट नहीं आ सकता आई बैंड इज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ थिन फिलामेंट वहां पे थिक फिलामेंट नहीं आ सकता सो द पॉइंट वेयर दे बोथ कैन ओवरलैप दैट इज ए बैंड दैट इज थिक फिलामेंट की इंटायर लेंथ क्योंकि देखो दिस इज द इंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट दिस इज ए बैंड बट यहाँ पे आई बैंड भी तो वो भी तो आ रहा है थिन फिलामेंट भी तो आ रहा है ठीक है सो अगर हम यहाँ पे कहें कि ओवरलैपिंग जो थिक और थिन फिलामेंट की हो रही होती है दैट बेसिकली अकर्स इन द ए बैंड ठीक है बीटा करेक्ट आंसर है द स्ट्रक्चर विच जॉइंस अ मसल टू अ बोन तो अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं दैट जॉइन मसल टू अ बोन तो मसल को बोन से कौन जोड़ता है दैट इज टेंडन इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट जॉइंस मसल टू अ बोन अल्फा करेक्ट आंसर अगर हम लिगामेंट की बात करें तो इट बेसिकली जॉइंस टू बोन्स सो आपके पास लिगामेंट तब होता करेक्ट आंसर अगर दो बोन्स के बारे में पूछा जा रहा हो तो क्लेविकल आपकी कॉलर बोन को कहा जाता है and sternum is basically also a bone that is present in the center of the chest ठीक है जहां से आपके पास ribs attach हुई होती हैं the repeated protein pattern of myofibril is known as sarcomere ठीक है आपके पास sarcomere होता है that is the unit so आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है which one of the following cartilage is most abundant in human body तो अगर हम most abundant cartilage in human body की बात करें that is hyaline cartilage ठीक है so hyaline cartilage is the most abundant cartilage in the human body डेल्टा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज अ मसल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड आयनिक इम्बैलेंस तो आपके पास अगर लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो गई है और आयनिक इम्बैलेंस भी है सो दिस मसल कंडीशन इज नोन एज मसल फटीग ठीक है देखो अब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट कैसे होता है इट्स लाइक अ स्मॉल मैकेनिज्म यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड
when you are doing some sort of strenuous exercise, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास जितनी ऑक्सीजन सप्लाई है, जितनी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, that alone is not enough to supply the energy that is required by the body. ठीक है, so for that, in order to like produce more energy, in order to meet the energy criteria, energy requirement of the body, होता ये है कि आपके पास जो मसल सेल्स है ना, उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है. एंड वी नो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में आपके पास क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है इन ह्यूमंस. ठीक है, ह्यूमंस के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होती है. अब वो लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, दैट बेसिकली रिजल्ट्स इन मसल फटीग. ठीक है, सो आपके पास बीटा इसका करेक्ट आंसर है. अगर हम टेटनी की बात करें तो कैल्शियम इम्बैलेंस से होता है. ठीक है, एंड टेटनस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. Next is known as when calcium ions are released from sarcoplasmic reticulum, they bind to. अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम मसल के प्रोटीन्स की बात करें, तो जब हम बात करते हैं थिक और थिन फिलामेंट की, तो अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो आपके पास मायोसिन होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द थिक फिलामेंट. ठीक है, अगर हम थिन फिलामेंट की बात करें तो उसके अंदर 3 प्रोटीन्स होती हैं मेजर. वी हैव एक्टिन, वी हैव ट्रोपोनिन एंड वी हैव ट्रोपोमायोसिन. ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ. वी हैव एक्टिन, जिसने जुड़ना होता है मायोसिन के साथ. मायोसिन इज ऑफ थिक फिलामेंट, और एक्टिन इज ऑफ थिन फिलामेंट. ठीक है, एक्टिन के साथ आपके पास कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, ट्रोपोमायोसिन एंड वी हैव ट्रोपोनिन. ठीक है, ट्रोपोनिन आपके पास 3 सब यूनिट्स होते हैं इस तरीके से. ठीक है, और ट्रोपोमायोसिन इस एक्टिन को पूरा कवर कर रही होती है ताकि मायोसिन हेड जो है वो ट्रोपोनिन के साथ अटैच ना हो सके. जब कैल्शियम आयन आता है वो एक सब यूनिट के साथ ट्रोपोनिन के PNCA के साथ अटैच हो जाता है. कैल्शियम वाले पोर्शन के कैल्शियम यहाँ पे आके अटैच हो जाता है और ये यहाँ से पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक इंटरवल्स पे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर. ठीक है, जब ये आपके पास अलग हो जाएगा तो ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के ऊपर से हट जाएगा. एक्टिन के जो रिसेप्टर साइट्स हैं फॉर द मायोसिन टू हेड टू गेट अटैच्ड, वो एक्सपोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से मायोसिन हेड जो यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है. ठीक है, सो व्हेन कैल्शियम आयन इज रिलीज इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. डेल्टा करेक्ट आंसर है. मायोसिन आपके पास थिक फिलामेंट है. ठीक है, चार्ली करेक्ट आंसर है. यहाँ मैंने बताया मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट. ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज सार्कोमियर. ठीक है, सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. अल्फा करेक्ट आंसर है. द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू व्हिच अटैचेस बोन टू बोन, दैट इज लिगामेंट. एज आई हैव टोल्ड बिफोर, लिगामेंट बोन टू बोन और टेंडन बोन टू मसल ज्वाइन करा होता है. दीज बोथ आर कनेक्टिव टिश्यूज. टाइप ऑफ एंजाइम इन मायोसिन दैट इज एटीपी हाइड्रोलेस. आपके पास यहाँ पे एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, सो मसल कॉन्ट्रैक्शन में यू नीड एटीपी हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, यू नीड एनर्जी. ठीक है, सो आपके पास एटीपी हाइड्रोलेस एंजाइम मायोसिन के पास होता है. ठीक है, दैट बेसिकली रिजल्ट इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी और आपके पास अटैचमेंट हो जाती है ऑफ द मायोसिन हेड विद द एक्टिन. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच पार्ट ऑफ द सार्कोमियर चेंजेस इट्स लेंथ. तो हम एज जोन की बात कर रहे हैं और आई बैंड. देखो, अगर मैं यहाँ से इसको करीब ले आती हूँ, ये थिन फिलामेंट फर्दर ओवरलैप कर जाता है, तो आपके पास एज जोन जो पर्सनल प्रॉपर्टी है थिक फिलामेंट की वो तो और कम हो जाएगी. और यहाँ पे जो आई बैंड है ये भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब लेट्स से मैं इसको यहाँ से इधर मूव कराती हूँ ऐसे करके. ये देखो, एक सेकेंड, इसको मैंने ऐसे करके मूव करा तो आई बैंड तो कम होता जा रहा है ना. ऐसे मूव कराऊंगी ज्यादा हो रहा है, ऐसे करूंगी तो कम हो रहा है. तो आपके पास आई बैंड एंड ईच जोन, इनकी लेंथ क्या करती है, चेंज करती है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन. मायोसिन है, एक्टिन है, इनकी लेंथ के ऊपर कोई चेंज नहीं आता. ठीक है, ये आपके पास प्रोटीन्स है. अगर हम बात करें ए बैंड की, तो ए बैंड की लेंथ भी वैसे ही रह रही है. ठीक है, ए बैंड की लेंथ के अंदर भी कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि ए बैंड इज द एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट. थिक फिलामेंट या थिन फिलामेंट की लेंथ के अंदर चेंज नहीं आता, जस्ट ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास आपको लगता है कि शायद कुछ चेंज आया है. ठीक है, next is what is not true about cartilage. So there are many blood vessels in cartilage, so there are no blood vessels in cartilage. But हमें तो ये पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे सर्वाइव करने के लिए ब्लड की जरूरत है. ठीक है, ब्लड ही आपके पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड ट्रांसफर कर रहा होता है थ्रू आउट द बॉडी. सो इन दैट पर्टिकुलर केस सिनेरियो, हाउ इज कार्टिलेज अ living thing then, right? The question comes here. So the thing is कि आपके पास there are no blood vessels, there is no blood supplied in the form of blood vessels to the cartilage, but blood does goes there with by the process of diffusion. ठीक है, diffusion के through खून चला जाता है आपके पास cartilage में. That is the reason why the healing process of cartilage is slow,
because there are no blood vessels in it. Bone के अंदर होती हैं, ठीक है. It is a form of connective tissue. Yes, it is. It covers end of bone at joint. Yes, आपके पास दो, जब joint formation की हम बात करते हैं तो वहाँ पे cartilage present होता है. Next is the muscle contraction depends on, तो nerve impulse के ऊपर भी depend कर रहा होता है. nerve impulse आएगी तो depolarization होगा, contraction होगी. Energy, you need ATP hydrolase enzyme for what? ATP की hydrolysis करवानी है. ATP is energy. कैल्शियम चाहिए ताकि वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो और आपके पास जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाए, ठीक है. सो आपके पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. व्हाट इज हाइड्रोलाइज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, चीज हमने पढ़ ली. डेल्टा करेक्ट आंसर है. Which trait is not sex-linked recessive? So hemophilia is X-linked recessive, so is color blindness, and TMF भी आपके पास, it is also recessive trait. ठीक है. बट अगर हम बात करें हाइपोफॉस्फेटेमिया की, so हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट is basically autosomal, इसका recessive pattern नहीं होता, ठीक है. So this is autosomal recessive in nature. This is not sex-linked recessive. यहाँ पे question में उसने कहा which of the following is not sex-linked recessive? So hypophosphatemia is autosomal recessive and not sex-linked recessive. अगर हम law of independent assortment की बात करें, that each pair of alleles assort independently of the other pair of alleles during the gamete formation. That is the alpha option. That is more like the statement. So yeah, law of independent assortment में हम ये कह रहे हैं कि हर allele assort करिए independently of the other pair of allele during the gamete formation. अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो अगर मैंने लिया था, अगर हम क्रॉस की बात करें जो मेंडल ने करवाया था, तो उन्होंने वहां पे प्लांट जो लिया गया था दैट वाज ग्रीन एंड रिंकल एंड येलो एंड राउंड, ठीक है. सो आपके पास ग्रीन रिंकल्ड, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, इस तरीके के भी फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स आपको दिखने में आए. सो आपके पास हम ये कह रहे हैं कि दिस शोज कि आपके पास जो अलील पेयर्स हैं दे आर सॉर्ट इंडिपेंडेंटली. कंप्लीट डोमिनेंस की बात करें तो एक अलील कंप्लीटली डोमिनेंट होती है ऑफ द अदर इन द प्रेजेंस ऑफ द रिसेसिव अलील इज फंक्शनली हिडन. अगर हम हेट्रोजाइगोट की बात करें तो आपके पास डोमिनेंट वाली शो करेगी. सो आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर में राउंड फिनोटाइप शो होगा क्योंकि आपके पास कैपिटल आर इज डोमिनेंट, ठीक है. That is complete dominance. The genotype of blood group AB in humans. तो AB का genotype, AB is phenotype, ठीक है. blood group AB है, this is the phenotype. अगर हमने उसके genotype की बात करनी है तो IAIB is going to be the genotype. The X to A ratio is 2/5 in Drosophila. अगर हम X to A ratio की बात करें and it is 2/5 when talking about Drosophila, तो उस टाइम आपके पास क्या चीज प्रोड्यूस होगी? मेल. देखो अगर हम 2.5 की बात करें, it is less than 0.5, ठीक है. हम ये कहते हैं if X to A ratio of 1.0 or higher produces females, और अगर X to 1 ratio is less than 0.5 या it is 0.5, फिर आपके पास मेल प्रोड्यूस होता है. तो 2/5 करो, 5 डिवाइडेड बाय 2 0.4 आ जाएगा, दैट इज लेस देन 0.5, तो आपके पास दैट इज गोइंग टू बी अ मेल. अगर 1 है या 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है X to A रेशियो की तो दैट इज अ फीमेल. इफ इट इज लेस देन 0.5 और इट इज इवन 0.5, दैट इज गोइंग टू बी अ मेल. Which of the following is not a continuous trait? तो human height एक continuous trait है. It's not like ये height हो सकती है या ये height हो सकती है. There is an entire range from which your height can vary. And so is the weight, grain, color. Human skin color भी है. You can't say there are only 2 to 3 skin colors. No, it's not like that. There is an entire range of colors. ठीक है. So tongue rolling की अगर हम बात करें तो it's either a person is going to be a tongue roller or he is not, or he or she is not going to be a tongue roller. There is no third thing in it. ठीक है. So that is not a continuous trait. नेक्स्ट इज लिंक जीन्स विद क्लोजर लोकाई डू नॉट ओबे. अच्छा, अगर हम मेंडल की जब हमने बात की थी कि मेंडल की ड्रॉबैक्स हैं, तो आपके पास जो लिंक जीन्स हैं दे डू नॉट फॉलो द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिकॉज दे कैन नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. लिंक जीन्स को आप इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करवा ही नहीं सकते. सो अल्फा करेक्ट आंसर है. Ahmed's blood could not clot properly. He was diagnosed with hemophilia A. He passed this trait to his grandson through his. अब अहमद को हीमोफीलिया था, अहमद के पास एक्स क्रोमोसोम है. हीमोफीलिया इज एक्स लिंक रिसेसिव. अगर वो एक्स क्रोमोसोम अहमद अपनी डॉटर को देता है तो उसकी डॉटर को एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम उसकी मदर से मिल रहा है, तो शी कैन बी अ कैरियर बट शी कैन नॉट बी द अफेक्टेड वन. ठीक है. बट लेट्स से इफ द डॉटर इज कैरियर दैट शी इज गोइंग टू बी, ठीक है, जो भी केस आप ले लो. देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्स अहमद की अगर हम बात करते हैं तो अहमद के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है. जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर हीमोफीलिया वाली स्मॉल एच है,
हीमोफीलिया है अहमद को, ठीक है। अब अगर कोई भी डॉटर हो तो आपके पास मदर तो नॉर्मल है ना, मदर से तो एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम मिलेगा उसको कैपिटल एच के साथ, दैट इज द नॉर्मल वन, ठीक है। बट जो उसको फादर से मिल रहा है, एक ही फादर का एक्स क्रोमोसोम है, तो वो फादर से उसको वही वाला हीमोफीलिया वाला ही क्रोमोसोम मिल रहा है, ठीक है। सो नो मैटर हाउ मेनी डॉटर्स Ahmed is going to have, each daughter is going to be a carrier. When we talk about a daughter being carrier, that means the daughter is not going to show the symptoms of disease, but she is capable of transmitting the disease to the next generation, ठीक है। अब let's say जो अहमद की डॉटर है, शी हैज अ सन देन, ठीक है। सो उसके सन को जो एक्स क्रोमोसोम मदर से मिल रहा है, क्योंकि उसके सन को वाई क्रोमोसोम तो फादर से ही मिलेगा ना, देयर इज नो सोर्स ऑफ वाई क्रोमोसोम, you know, a son cannot get Y chromosome from the mother since there is no Y chromosome in mother, right? तो आपके पास उसके सन को X क्रोमोसोम तो मदर से ही मिलेगा और Y क्रोमोसोम फादर से मिलेगा। अब अगर मदर से उसको ये वाला X क्रोमोसोम मिलता है हीमोफीलिया वाला, तो द सन इज गोइंग टू बी हीमोफिलिक। हालांकि अगर हम अहमद की बात करें, अहमद वाज हीमोफिलिक, हिज डॉटर वाज नॉर्मल, बट हिज ग्रैंडसन इज गोइंग टू बी हीमोफिलिक। इसका मतलब अहमद से उसकी ग्रैंडसन में ये हीमोफीलिया कैसे ट्रांसफर हुआ? थ्रू अहमद्स डॉटर, ठीक है, because she was a carrier in that particular case. So he passed straight to his grandson through his daughter, because the daughter was carrier. She is not going to show any symptoms of hemophilia, she is not affected by hemophilia, but she has an ability to transmit this disease to the next generations. The total number of genes present in a particular population at a particular time, that is known as gene pool. डेल्टा करेक्ट आंसर है। ब्लड ए बी इज एन एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंस। देखो जब हम डोमिनेंस की बात करते हैं ना, तो आपके पास एक चीज होती है कंप्लीट डोमिनेंस, जो आपने मेंटल में पढ़ी, ठीक है। अगर मैं राउंड और रिंकल्ड की बात करूं, तो राउंड इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, इवन इफ देयर इज अ हेटेरोजाइगोट, आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो जो फिनोटाइप शो होगा दैट इज गोइंग टू बी राउंड इन नेचर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डोमिनेंसी। देन कम्स अनदर थिंग दैट इज को डोमिनेंस। इट्स लाइक देयर इज नथिंग, इट्स नॉट लाइक एक चीज डोमिनेंट है एंड द अदर थिंग इज रिसेसिव, इट्स लाइक बोथ आर इक्वली डोमिनेंट। तो अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें, तो इसका जीनोटाइप आपके पास क्या होता है? दैट इज आई ए आई बी। तो अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ए अपने आप को शो करेगा या बी शो करेगा, या बी ए को मास्क करेगा या ए बी को मास्क करेगा। इट्स लाइक बोथ आर गोइंग टू शो द इफेक्ट कलेक्टिवली, ठीक है। तो आपके पास ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी ए बी है और बी भी है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, ठीक है। देन कम्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अनदर थिंग दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। If we talk about that, so incomplete dominance में मैं ये कहूंगी कि let me take an example of a flower, ठीक है। If I cross a red flower with the white flower, तो जो मेरे पास flower बनेगा, the daughter flower, that is going to be pink in color. So आपके पास जो डॉटर सेल है, या जो आपके पास डॉटर बन रही है, दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पेरेंट्स। इट्स नॉट लाइक एक डोमिनेंट था या दूसरा रिसेसिव था, दोनों ने अपने आप को कलेक्टिवली शो किया। इट्स लाइक इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, दैट इज गोइंग टू बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये तीन टाइप्स होती हैं डोमिनेंस की, यहाँ पे को डोमिनेंस इज द करेक्ट आंसर। RH नेगेटिव इंडिविजुअल, RH नेगेटिव, इसका मतलब that person is going to have the genotype small d, क्योंकि अगर हम कैपिटल डी की बात करें, दैट इज डोमिनेंट एंड स्मॉल डी इज रिसेसिव। इसका मतलब अगर हम हेटेरोजाइगोट भी देखेंगे ना, दैट इज गोइंग टू बी RH पॉजिटिव। ये तो है ही RH पॉजिटिव, तो RH नेगेटिव किस केस में होगा? दैट इज डेल्टा। Which of the following condition is hybrid? Hybrid का क्या मतलब है? हेटेरोजाइगोट। So capital A that is homozygous dominant, small a that is homozygous recessive, but capital A and small a that is heterozygous, ठीक है, and that is also hybrid. 4 o'clock, example of an incomplete dominance? Yes, as I've stated before, 4 o'clock, that is an example of incomplete dominance. Okay. Next is red-green color blindness is X-linked recessive trait disorder. Jacob's parental grandfather and father are both colorblind, but his mother has two normal alleles. What is the probability of Jacob? Jacob is a man, right? We know that a man is going to get the X chromosome from his mother because he have to have a Y chromosome, right? And the Y chromosome, there is only one source for that, that is the father. इसका मतलब अगर जेकब के फादर को हीमोफीलिया है, इवन इफ हिज ग्रैंडफादर हैड हीमोफीलिया, तो जेकब के फादर के अंदर भी हीमोफीलिया उसके ग्रैंडफादर की वजह से नहीं आया, क्योंकि जेकब की ग्रैंडफादर ने उसके फादर को वाई क्रोमोसोम दिया, नॉट द एक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब जो जेकब की ग्रैंड मदर थी, मे बी शी वाज हीमोफिलिक, जिसकी वजह से जेकब के फादर हीमोफिलिक हुए, ठीक है। बट नो मैटर व्हाट इट वाज, जेकब के फादर hemophilic and the mother is normal. अब जेकब के father is not going to transmit his X chromosome to his son,
since he is going to give the Y chromosome to him. So आपके पास there is no like link between Jacob's father being hemophilic and that cannot result in Jacob being hemophilic. ठीक है, तो आपके पास since his mother is not hemophilic और जो Y chromosome है जेकब का वो फादर से आ रहा है, नॉट द एक्स क्रोमोसोम मदर से आ रहा है, तो मदर इज नॉट हीमोफिलिक, दैट्स परफेक्ट, जेकब कैन नेवर बी हीमोफिलिक. ठीक है, सो आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है. व्हेन बोथ एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर सेम ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस होता है. अगर दोनों जिस तरह आर कर दूं, कैपिटल आर दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, स्मॉल आर दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव. ठीक है, सो आपके पास दोनों एलील्स अगर सेम है तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, होमोजाइगस होता है. The type of gene interaction in which the effect caused by the gene at one locus interferes with the effect caused by the gene एट अनदर लोकस. तो अगर आपके पास दो डिफरेंट लोकाई पे जीन्स एक दूसरे के इफेक्ट के ऊपर इंटरैक्ट कर रही हैं, ठीक है, सो दैट इज बेसिकली एपिस्टेसिस. नेक्स्ट इज हेमोफिलिया इज अ डिसऑर्डर इन व्हिच ब्लड फेल्स टू क्लॉट. सा द हेमोफिलिक मैन मैरी सारा अ नॉर्मल वुमन. ठीक है, सो हम यहाँ पे इनका क्रॉस करवाते हैं. वेट अ सेकंड. साद इज हेमोफिलिक. ठीक है, इसका मतलब साद की सारी डॉटर्स कैरियर होंगी, सिंपल सी बात. और मदर नॉर्मल है तो नो सन इज गोइंग टू बी हीमोफिलिक. ठीक है, एक्स एच वाई है और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे करके एक्स कैपिटल एच और यहाँ पे भी एक्स कैपिटल एच सिंस द मदर इज नॉर्मल. ठीक है, सो एक्स एच ये फीमेल कैरियर है, एक्स एच ये भी कैरियर है, दोनों डॉटर्स आर गोइंग टू बी कैरियर. ठीक है, और दोनों सन्स क्या है, नॉर्मल. इसका मतलब सन्स को मसला नहीं है कोई हीमोफीलिया से. ठीक है, अब डॉटर्स आर कैरियर, इसका मतलब उनके बच्चे और उनके बच्चों में भी देयर सन्स आर गोइंग टू बी हीमोफिलिक. क्योंकि अगर इनकी सन्स की इनसे अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम जाएगा सन के अंदर, फादर से वाई जाएगा ना डेफिनेटली, तो सन हीमोफिलिक हो सकते हैं. ठीक है, सो आपके पास Saad, a hemophilic man, marries Sarah, a normal woman, and together they have 4 children, 2 boys, Ahmed and Ali, जिनको कोई hemophiliia से उनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होगा. ठीक है, and 2 girls, Alia and Aisha. Both girls are going to be carriers. क्योंकि देखो both girls, यानी जो मर्जी आप combination बना दो, the girl is always going to be hemophilic in this particular case scenario. Sorry, the girl is always going to be the carrier. Carrier hemophilic नहीं होता. ठीक है, ये चीज भी याद रखना. None of the children display the symptoms definitely क्योंकि daughters carrier थी, carrier do not display symptoms. ठीक है, अहमद अली आयशा एंड अली ऑल मैरी नॉर्मल इंडिविजुअल. अब सब ने नॉर्मल इंडिविजुअल से शादी की है. ठीक है, एंड हैव चिल्ड्रन. नन ऑफ अलीज और अहमद चिल्ड्रन मेल और फीमेल डिस्प्ले एनी सिम्टम्स ऑफ हीमोफिलिया डेफिनेटली. ठीक है, उन दोनों के बच्चों में तो कोई हीमोफिलिया का सिम्टम नहीं आएगा सिंस द अदर स्पाउस द वाइफ ऑफ बोथ ऑफ देम इज आल्सो नॉर्मल. ठीक है, but sons of Alia and Aisha display the symptoms. क्यों? That is not because of the father, that is because of Alia and Aisha, because they both are carriers. ठीक है, तो उनके sons can be hemophilic. So they show the symptoms of hemophilia while the daughters of Alia and Aisha do not. क्योंकि अगर मदर से ये वाला X क्रोमोसोम चला भी जाता है डॉटर से, तो फादर से एक नॉर्मल X क्रोमोसोम मिल रहा है डॉटर को, तो she is going to be the carrier again, but she can never be hemophilic, right? So the daughters are never going to show symptoms, but the sons are going to be hemophilic in this case. ठीक है, which of the following individual are heterozygous for hemophilia? So आपके पास आलिया एंड आयशा आर हेट्रोजाइगस. देखो आपके पास हेट्रोजाइगस का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो दोनों अलील्स हैं उस पर्टिकुलर जीन पेयर की वो डिफरेंट है. तो ये देखो एक कैपिटल एच है एक स्मॉल एच है, तो ये दोनों आपके पास हेट्रोजाइगस थे जिसकी वजह से ये दोनों कैरियर्स थी, जिसकी वजह से इनके सन हेमोफिलिक हो गए. ठीक है, next is Mendel concluded that each organism has 2 hereditary factors or each trait. This is known as alleles. ठीक है, जिस तरह अगर मैं कह दूं राउंड है, रिंकल्ड है, ग्रीन है, येलो है. ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, these are alleles. A trait whose alleles are present in both males and females but prominent. अच्छा देखो, एक चीज होती है they are present in both male and female but it is prominent in one gender, that is sex influence trait. जिस तरह अगर मैं यहाँ पे sex influence की एग्जांपल दूं तो मैं कहूंगी baldness. ठीक है, men are like more prone to becoming bald than females. ठीक है, so आपके पास this is a sex influence trait. ठीक है, कि there is a high probability of man getting bald as compared to a woman getting bald.
ठीक है. So baldness is a sex influence trait, but then comes the sex limited traits. It's not like it's common in one individual and it's uncommon in the other. It's like it is only limited to one individual. Let me give you an example कि अगर हम animals की बात करें, let me talk about cow here. So cow has the ability to produce milk, right? Because she is a female, but a male cannot produce milk. So that is a sex limited trait. ठीक है. So sex limited and sex influence trait, these two are like two complete different thing. In one case scenario आपके पास क्या हो रहा होता है कि whatever the trait we are particularly discussing, that is limited to only one sex, and in the other particular case scenario we are saying that it is more common in one and it is less common in the other. ठीक है. So आपके पास यहाँ पे since यहाँ पे बात की जा रही है कि it is present in both but prominent in one, so that is going to be sex influence trait, जिसकी example आप ले सकते हो baldness. ठीक है. नेक्स्ट इज डैश आर मोर कॉमन इन ह्यूमन मेल्स देन फीमेल्स, दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, जिस तरह हीमोफीलिया. क्यों? क्योंकि फीमेल्स कैन बी कैरियर्स, मेल्स कैन नॉट बी कैरियर्स, जिसकी वजह से कैरियर तो खुद अफेक्टेड नहीं होता ना, बट इट हैज एबिलिटी टू अफेक्ट द अदर इंडिविजुअल. तो आपके पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स आर मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स. अच्छा, यहाँ तक if you guys have any questions do let me know by writing them in the chat box. If not, then we will be moving towards English portion. The moving to the English portion, it is choose the correct tense. We will visit the museum. So will लगा हुआ है, this is a future tense. Charlie. Next is what. Skip तो नहीं किया कोई. हाँ. What is the tense of the question? Will Tom be able? Will लगा हुआ है, that is future. I think the bread is stale. एक specific bread की बात हो रही है तो the लगेगा साथ. Spelling choose सही करनी है, that is EXCEPT, except, fuel FUEL. I had been working all afternoon and have just finished the assignment. So had been आएगा, that is alpha option. Complete the sentence. The train leaves at 5 o'clock. Time है तो at लगेगा. If I had been thirsty, I would have drunk होना चाहिए. Have के बाद verb की third form लगती है, not the second form. Drank is the second form, drunk is the third form. तो drunk the lemonade होना चाहिए, not drank the lemonade. And icon is like an hourglass. So यहाँ पे H is consonant, but जो hour की sound आ रही है ना, that is a vowel sound. So आप उसके पीछे भी an लगाओगे. So an icon like this is called an hourglass. ठीक है. That is Charlie option. कोई specific की बात नहीं हो रही तो दा नहीं लगेगा. 4-person crew from Classic Colors is painting Mr. Zohaib's house. Ahmed is painting the front. Maria is painting the alley behind the house. Aisha is painting the window frames on the north side and Hamza is painting on the south. अगर अहमद स्विच कर देते हैं आयशा के साथ तो अहमद क्या कर रहा था? अहमद was painting the front. इसका मतलब वो अब क्या करना शुरू हो गया? आयशा का काम, he is painting the north side. ठीक है. अहमद is now painting the north side and Aisha is doing what? जो अहमद कर रहा था फ्रंट ऑफ द हाउस, इसका मतलब आयशा फ्रंट ऑफ द हाउस कर रही है. ठीक है. आयशा देन स्विचेस विद हमजा. अब आयशा फ्रंट ऑफ द हाउस नहीं कर रही बल्कि हमजा फ्रंट ऑफ द हाउस कर रहा है और हम आयशा क्या कर रही है? साउथ. ठीक है. वेयर इज हमजा फ्रंट ऑफ द हाउस, जो अभी मैंने बताया. ठीक है. सो आपके पास करेक्ट आंसर इज बेसिकली चार्ली. Make the following words in a meaningful sequence: infection, consultation, doctor, treatment, recovery. So सबसे पहले आपको infection होगी, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर is going to consult, that is known as consultation. Then comes your treatment, treatment के बाद you'll recover. So the sequence is 1 3 2 4 5. The student was expelled from the school. He was found doing drugs. So second statement is the cause. Why was he expelled from the school? Because he was found doing drugs. Okay. So second statement is the cause, and the first statement is the effect of that cause. Beta is the correct answer, and here we are done with the 50 MCQs. If you guys have any questions or queries, feel free to write them in the chat box. If not, then we will be winding up the live session.
अच्छा, यहाँ पे किसी ने लिखा हुआ है कि YPH4Cl does not have metallic bond बट NH4 पॉजिटिव हैज। अच्छा, अगर हम मेटेलिक बॉन्ड की बात करें, इट इज टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जो आपके पास तब होता है कि एक एटम है इन अ मेटल, वो शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो आपके पास जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल का आयन है, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं दैट इज मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। अगर हम PH4Cl की बात करें तो इसमें मेटेलिक बॉन्ड नहीं होता, इसके अंदर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय K2Cr2O7 बट फिनोल इज नॉट। अगर हम फिनोल की बात करें ना तो इट कैन नॉट बी रेडिली ऑक्सीडाइज। अगर हम K2Cr2O7 की बात करें दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होगी तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी होगी तो कीटोन बनेगा, ठीक है। और अगर आपके पास टर्शरी है उसकी ऑक्सीडेशन इतनी पॉसिबल होती नहीं है, ठीक है। बट फिनोल की बात करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनोल के अंदर दैट इज डायरेक्टली अटैच विद कार्बन एटम, ठीक है। और वो कौन सा कार्बन एटम है? जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हुआ है और उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के दौरान वो रिमूव हो गया था, ठीक है। सो या दैट इज द रीजन इट इज नॉट, देयर इज नो रेडिली देयर इज नो हाइड्रोजन अवेलेबल इतना ज्यादा, ठीक है। सो अल्कोहल के अंदर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो अटैच हुआ होता है, मतलब जिस कार्बन के साथ अटैच है उसमें कोई ना कोई हाइड्रोजन होती है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन थोड़ी बहुत पॉसिबल होती है। दैट्स नॉट द केस विद द फिनोल। इसके अलावा विच इज मोर एसिडिक, फिनोल और बेंजोइक एसिड? Benzoic acid, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म इथीन एंड अल्कोहल अंडर व्हाट डिफरेंट कंडीशंस? रिडक्शन करवाओगे अल्कोहल बनेगी, रिडक्शन से इथीन बनती है बट कंडीशन डिफरेंट होती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे तो अल्कोहल बनेगा, आई थिंक रेड फॉस्फोरस और HI यूज करते हो, HI और P होती है ना रिएक्शन कंडीशन से, इट्स लाइक रेड फॉस्फोरस और HI यूज करते हो तो इथीन अल्कीन बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों रिडक्शन से ही बनते हैं, रिएक्शन कंडीशंस डिफरेंट है, ठीक है। इसके अलावा किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। If there are any questions, do let me know by writing them in the chat box. If not, then we will be winding up the live session here. So I think that's it for today's session then. Thank you everyone for joining and I wish you all best of luck for your preparation. See you tomorrow with the next test. Till then, apna khayal rakhna and Allah Hafiz.